मेंसुरेशन में लास्ट क्लास में क्या क्या कराया गया था? लास्ट क्लास में आपको दो टॉपिक पढ़ाई गई थी। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप टोटल सरफेस एरिया कहते हो। कुल कहने का ही मतलब हो जाता है टोटल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, है ना। घन के लिए बात कर रहे थे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप टीएसए लिखते हैं, है ना। हम लोग टीएसए लिखते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए? तो किसी भी घन की अगर एक भुजा अगर ए के बराबर दी गई है, तो टोटल सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला है 6 गुना ए स्क्वायर, यानी 6 में भुजा के वर्ग से आप गुना कर देते हो। 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 से स्क्वायर करते हो, ठीक है। यही फॉर्मूला था। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछी जाए, तो आप बोलोगे इसका मतलब होता है लैटरल सरफेस एरिया। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे एल एस ए लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? अगर किसी घन का भुजा ए है, तो लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 4 × ए स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, जो वर्ग हो रहा है सिर्फ भुजा पे हो रहा है। आपको ऐसे लिखना है 6 × ए स्क्वायर। ये मत करिएगा कि 6 को ए के साथ गुना करके पूरे का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका आंसर गलत होगा, ठीक है। तो 6 गुना भुजा का वर्ग करना। अच्छा, अंतर अगर पूछा जाए, किसी एक बच्चे का डाउट था कि अंतर बता दीजिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, मतलब टीएसए और एलएसए में। तो टीएसए में क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो किसी भी घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को आप जोड़ दोगे, मतलब चारों दीवार, छत और फर्श, मतलब सभी 6 दीवारों को जोड़ दोगे, तो आपका आएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करते हैं? सिर्फ 4 दीवारों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं, जो 4 दीवारें खड़ी हैं। मतलब छत को, ऊपर वाला और नीचे वाले भाग को छोड़ देते हैं। सिर्फ 4 दीवारों के क्षेत्रफल को ऐड कीजिएगा, तो आपको मिलेगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया 4a², है ना। तो यही दो फॉर्मूला बताया गया था लास्ट क्लास में। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन अभी करेंगे, है ना, जिसको आप लोग रिकॉल क्वेश्चन कहते हो। आंसर पोल सेक्शन में देना है, सभी को पता है ना। तो पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा, कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक घनाकार डब्बा दिया गया है, क्यूब की आकृति के एक डिब्बा है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछी जा रही है, अगर उसका किनारा ए सेंटीमीटर के बराबर है। तो आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, काफी आसान सा क्वेश्चन है ना। तो अगर डब्बे का किनारा ए सेंटीमीटर है, मतलब एक भुजा दी गई है ए सेंटीमीटर के बराबर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया बोला जाए या टोटल सरफेस एरिया बोला जाए, किसी भी क्यूबिकल बॉक्स की, घन के आकार की किसी डब्बे की बात की जा रही है, किनारा ए सेंटीमीटर दिया गया है, तो आंसर करना है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला ही लग रहा है और कुछ नहीं हो रहा, है ना। अगर फॉर्मूला याद है तो आप 5 सेकंड में आंसर कर दोगे, ठीक है। काफी लोगों के आंसर आ भी गए हैं, गुड। चलिए, जिनका भी बचा हुआ है जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करिए। काफी आसान सा क्वेश्चन है, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर है, ठीक है। जैसे ही सभी बच्चों का आंसर हो जाएगा, मैं पोल को एंड करके डिस्कस करूंगा। अगर किसी जिनका भी आंसर हो गया है, तो बस थोड़ा देर वेट कर लेंगे। चलिए, किसी घन के आकार का डब्बा का कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, अगर डब्बे का किनारा या भुजा ए सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। चलिए, 10 सेकंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड किया जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड और है आपके पास। 5 सेकंड और, आखिरी 5 सेकंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। और अब आपका चैट सेक्शन भी ओपन है ना। अब देखिए, यह बोल सकते हो कि एक काफी आसान सा क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला पे ही आधारित क्वेश्चन था। एक डब्बे का किनारा ए सेंटीमीटर के बराबर दी गई है,
डब्बे का आकार कैसा है, घन के आकार का है, क्यूब के शेप का है ना। और आपको पता है किसी भी घन का अगर एक किनारा या एक भुजा ए के बराबर होती है तो इसका जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होती है, वो 6a² के बराबर होता है ना, 6 × a² के बराबर होता है। तो वही चीजें सीधे फॉर्मूला ही पूछा गया था, अगर किनारा a सेंटीमीटर के बराबर है, अगर इकाई लिख दी गई है तो इस बार क्या लिखोगे, 6a² लिखने के बाद आप बोलोगे सर इकाई सेंटीमीटर, अगर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल का इकाई जो होगा, वर्ग इकाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे, है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, 6a² सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। तो इकाई भी आपको ध्यान देना है ना। अगर आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाता, 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जाती, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होता, लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर ऑप्शन डी सही उत्तर है। इतना क्लियर है सभी का, ये बताइए। अगर इतना क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये काफी आसान सा, सीधे फार्मूला ही पूछा गया था और कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं, बेलन कहते हैं, है ना। तो पहले तो ये देखेंगे बेलन होता क्या है ना, बेलन बनता कैसे है, बेलन में क्या क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके एग्जाम में अगर आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे उस पर, है ना, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए बेलन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि बेलन एक कैसी आकृति है, 3D शेप है ना, त्रिविमीय आकृति है, एक ठोस आकृति है। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई बेलन को अपने टेबल पर रखोगी तो एक हवा में स्थान घेरेगी, है ना। तो कोई भी आकृति जो हवा में स्थान घेरती है उसे त्रिविमीय यानी 3D शेप कहते हैं, है ना। दिखता कैसा है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो यहाँ पर बना के दिखाया गया है ना, आपको पहले भी बेलन दिखाया जा चुका है। अब देखो बेलन बनता कैसे, एक ठोस आकृति है जो कि दो वृत्त, कुछ देखो सामने लिखा हुआ है, दो वृत्त एवं एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। तो दो वृत्त तो आपको साफ दिख रहे होंगे कि एक वृत्त हमें ऊपर की तरफ दिख गया, दूसरा वृत्त आपको नीचे की तरफ दिख जाएगी, है ना। दो वृत्तों में साफ दिख गया कि हाँ बेलन में दो वृत्त तो होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि सर आयत कहां पर होता है, बोला गया एक वक्र आयत से मिलकर बना होता है। तो यह वाला भाग को आप ध्यान से देखिए, यह वाला जो भाग है बेलन का, है ना, जो घुमा हुआ है, यही भाग वक्र भाग कहलाता है। और यह एक आयत से बनता है। आयत से कैसे बनता है, मान लो आपके पास एक आयताकार शीट है, एक पेज है, आप अगर इस पेज को इस तरीके से रोल कर दो, गोल गोल घुमा दो, रोल कर दो, तो रोल करोगे तो क्या मिलेगा, एक सिलेंडर बन जाएगा, एक बेलन बन जाएगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग अभी और डिटेल में देखेंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत से कैसे बना होता है। जब हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो और इसे और डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि दो वृत्त और एक आयत से मिलकर बना होता है, ठीक है। इन दोनों ही वृत्तों को ध्यान से देखिए, जो भी ऊपर और नीचे जो वृत्त दिख रहा है, इन दोनों की त्रिज्या बराबर होती है ना, दोनों ही की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब ये दोनों वृत्त बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ऊपर में और नीचे में दोनों ही वृत्त बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यहां पर आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, पहला चीज ये जानिएगा कि बेलन में जो ये दोनों वृत्त होते हैं, है ना, जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है, एक ये वाला जिसे मैं अभी लाल कलर का बना रहा हूं, और एक ऊपर वाला जिसे मैं अभी ब्लू कलर का बना रहा हूं, इन दोनों ही वृत्त को बेलन का आधार कहते हैं, बेलन का बेस कहते हैं, ठीक है। तो आप इस वाले को भी क्या कहोगे, बेलन का आधार कहोगे, है ना। और इस वाले को भी क्या कहोगे, इस वाले को भी आप बेलन का आधार ही कहोगे। तो दोनों ही आधार है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीचे वाले को आधार कहो, क्योंकि अभी ये बेलन लाल वाले की तरफ से लिखा रखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि अभी ये नीचे है। हो सकता है आप इसे पलट कर ब्लू वाले की तरफ से रख दो, तो यह वाला भाग, ब्लू वाला भाग नीचे हो जाएगा। तो दोनों ही आधार होगा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ये बात पता लगे कि बुक में कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा बेलन का आधार, बेलन का ऊपरी भाग, तो ऊपरी भाग को भी आधार कहते हैं, और आधार तो आधार है, ठीक है। तो दो आधार होते हैं, किसी भी बेलन में कितने आधार होंगे, दो आधार होंगे, एक नीचे एक ऊपर, और दोनों ही आधार कैसे होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, है ना, अलग अलग नहीं हो सकते। चलिए, उसके बाद आपने आधार अगर समझ लिया तो आपको यह समझना है कि बेलन की त्रिज्या क्या होती है। बेलन की त्रिज्या यानी आर क्या होता है।
तो जो भी वृत्त, आप लोग वृत्त की त्रिज्या के बारे में पढ़े हो कि वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं, उसकी त्रिज्या कहते हैं। तो बेलन के आप कह रहे हो आधार में एक वृत्त होता है, तो जो भी आधार की त्रिज्या होगी, जो भी उसके वृत्त की त्रिज्या होगी, है ना, वही इस बेलन का भी त्रिज्या कहलाएगा, है ना। तो आप कह सकते हो कि जो भी इस वृत्त की त्रिज्या होगी, जो भी आधार की त्रिज्या होगी, वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो अगर मैं कह रहा हूं r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर क्या है, आधार की त्रिज्या है, मतलब इस बेलन की त्रिज्या है, ठीक है, इस बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं त्रिज्या कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर, तो बेलन का व्यास क्या हो जाएगा ये बताइए, बेलन का व्यास कितना होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का व्यास क्या होगा, तो बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपको पता है व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो आप कह सकते हो 2 गुना 5 यानी 10 सेंटीमीटर। और कौन सी दूरी को व्यास कहोगे, तो ये जो पूरी दूरी है ना, इस पूरी दूरी को हम व्यास कह सकते हैं, है ना। तो जो भी आप कह सकते हो, सीधे आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी बेलन के आधार का व्यास होगा वह बेलन का व्यास होगा, जो भी बेलन के आधार की त्रिज्या होगी वह बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी आपसे त्रिज्या दिया जाए तो आप व्यास बता सकते हो, व्यास दिया जाए तो त्रिज्या बता सकते हो। मान लो अगर व्यास दे दिया जाए 24 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी बताइए, बेलन का व्यास अगर 24 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 12 सेंटीमीटर के बराबर होगी, उसका आधा कर दोगे, है ना, तो व्यास का आधा कर दोगे, त्रिज्या आ जाएगा, त्रिज्या अगर दिया रहेगा तो व्यास बता देंगे, ठीक है। दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज होता है बेलन का ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई किसे कहते हैं, तो बेलन की ऊंचाई देखो इस वाले को कहते हैं, इन दोनों आधारों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, इस दूरी को, है ना, इस दूरी को बेलन की ऊंचाई कहते हैं, इसे हम एच कहते हैं, ठीक है। तो बेलन के दोनों आधारों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, उसी डिस्टेंस को बेलन की ऊंचाई कहते हैं, और उसे एच से लिखा जाता है ना। तो एच यानी बेलन की ऊंचाई। तो बेलन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सिलेंडर में क्या क्या आपको पता होना चाहिए, किसी भी बेलन की अगर त्रिज्या आपको पता है, किसी बेलन की अगर ऊंचाई पता है, अगर ये दो चीज पता है तो आप बेलन का कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, चाहे आयतन की बात की जाए, आगे हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या और ऊंचाई आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज जो समझ में आ गया तो वाई लिख के बताइए, ये सारी चीज क्लियर हुई, त्रिज्या क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है, आधार क्या होता है, ठीक। हाँ, तो एक डाउट रह गया अभी तक बस, कि वक्र भाग आयत कैसे होता है ना, तो ये चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक जो है हमारा, ये जो भी चीज पढ़ाई गई जल्दी से तो इस पेज की पहले स्क्रीनशॉट ले लो, 5 सेकंड का आपके पास समय, ठीक है। इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी पढ़ाई गई है वो सारी चीज यहाँ लिख रखी है, ठीक है। बेलन का आधार क्या होता है ना, बेलन के आधारों के बीच लंबवत दूरी को ही उसकी ऊंचाई कहते हैं, बेलन की त्रिज्या मतलब उसके वृत्त की त्रिज्या को ही बेलन की त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, किसी भी सिलेंडर का, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग तो आपने पहले भी सुना है, घन में भी आपने सुना, घनाभ में भी आपने सुना, जिसे आप इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसे टीएसए लिखते हैं, ठीक है। तो बेलन की जो भी टोटल एरिया होगी, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा, है ना। डिटेल में और देखेंगे हम लोग बाद में। अभी एक नया नाम आया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और शॉर्ट फॉर्म में हर बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं लिखा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखते हैं CSA। क्या लिखते हैं, CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया होता क्या है, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, फिर देखेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग CSA देखेंगे, फिर TSA देखेंगे, ठीक है। तो पहले CSA के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह आयताकार शीट के क्षेत्रफल के बराबर होता है। सर तो यहां पर सोच सकते हैं कि, समझ में नहीं आ रहा। हाँ हाँ बताइए क्या बोला आपने। सर एक बार इसको इंग्लिश में रिपीट कर दो, समझ में नहीं आ रहा। अभी कहाँ कुछ, अभी तो बस ये बताया ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, है ना। बस अभी तो बस नाम बताए जा रहे हैं, है ना।
अभी समझते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो आयताकार शीट के क्षेत्रफल के बराबर लिखा गया है, मतलब किसी भी रेक्टेंगल के शीट के एरिया के बराबर। तो ये देखते हैं ऐसा कैसे होगा, ये कहां से आया, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई बेलन है जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, इसकी ऊंचाई h है, ठीक है, इसकी ऊंचाई h है, यानी हाइट h है, रेडियस r है। तो अभी ये समझते हैं कि बेलन बनता कैसे है। अगर आप ये समझ जाओगे कि बेलन बनता कैसे है, तो ये सारे फॉर्मूला आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे, है ना। तो अभी मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, अभी किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी। अच्छा गौतम, अपना माइक आप बंद रखोगे, ठीक है। अभी किसी को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी क्या करना है, आपको अपना मोबाइल को रोटेट कर लेना है, ठीक है, तभी सारी चीज दिखेंगी। अब देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आप सभी को एक सीट दिख रहा होगा, कागज दिख रहा है ना, कागज का टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये कागज कैसा है, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर सीट है, आयताकार सीट है ये, ठीक है। इसकी कुछ लंबाई है, दिख रहा होगा आपको, एक लंबाई दिख रही है ना, और इसकी एक चौड़ाई भी है, जहां पर बी भी लिखा हुआ है, एच भी लिखा हुआ है। तो बी भी लिखा हुआ है, एच भी लिखा हुआ है, बी मतलब ब्रेथ यानी चौड़ाई, एल मतलब लंबाई। अब आप पूछोगे सर एच क्यों लिखा हुआ है, तो एच क्यों लिखा हुआ है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि चौड़ाई की जगह पर एच क्यों लिखा हुआ है। अब मान लो इस ये जो भी आयताकार सीट है, जो भी रेक्टेंगल है, इसे मैं इस तरीके से मोड़ दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से आप अगर मोड़ दो, है ना, तो ये जो भी आकृति आपको दिख रही है, ये क्या बन गया, ये बताइए चैट सेक्शन में लिख के। ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये क्या बन गया, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। ये बेलन बन गया या नहीं बन गया, ये सिलेंडर बन गया। तो मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, किसी भी सीट को आप मोड़ दोगे, रेक्टेंगुलर सीट को आप मोड़ दोगे, तो वह बेलन बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस सीट में जो भी चौड़ाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। स्क्रीन अभी नहीं दिखेगी, स्क्रीन को स्टॉप किया गया है, ठीक है। अभी आपको मेरी पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, स्क्रीन को रोटेट कर लो और देखो, है ना। तो आयताकार सीट की जो चौड़ाई थी, है ना, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है, जिसे आप बी कह रहे हो, आप जब इसे घुमाते हो, मोड़ते हो, जो सिलेंडर बनाते हो, तो देखो वही बेलन की ऊंचाई बन गई। इसी भाग को आप बेलन की ऊंचाई कहते हो ना, आपको दिख रहा होगा अभी, है ना, बेलन की ऊंचाई हो गई, है ना। तो जो भी आयताकार सीट का, अपने कॉपी में नोट करके रखिए कि जो भी आयताकार सीट का चौड़ाई था, वो बेलन की ऊंचाई बन गई। क्या लिखोगे, बी बराबर एच, अपने कॉपी में जल्दी से लिखो बी बराबर एच, मतलब जो भी आयताकार सीट का चौड़ाई था वो बेलन की ऊंचाई बन गई। और हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, है ना, जो चौड़ाई था वही ऊंचाई बन गई। अब मान लेते हैं आपको दिया गया था कि बेलन की त्रिज्या r है, तो ये जो सर्कल दिख रहा है, ये वृत्त दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा होगा। मान लेते हैं इसकी त्रिज्या अगर r के बराबर है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या अगर r के बराबर है, तो इसका परिधि क्या होगा, ये बताइए, इसकी परिधि कितनी होगी। अगर त्रिज्या r है तो ये पूरी लंबाई क्या होगी, परिधि कितना होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। 2 पाई r, वेरी गुड, है ना। रागिनी का आंसर है 2 पाई r। तो आपको पता है कि अगर इसकी त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या अगर r है, जो आपको पता है बेलन के दोनों ही तरफ एक वृत्त होता है, तो अगर इस वृत्त की, ध्यान से देखिए, इसकी त्रिज्या अगर r है, जो इसके नीचे भाग में होगा, तो इसका जो परिधि होगा, पूरा ये लंबाई, ये 2 पाई r के बराबर होगा, है ना, 2 पाई r के बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसे खोल दूं, आप कह रहे हो सर ये वाली जो लंबाई है, ये पूरी लंबाई 2 पाई r के बराबर है। अब इसे आप जैसे ही खोलोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये तो हमारी आयताकार सीट की लंबाई थी, आयताकार सीट की लंबाई थी। और आयताकार सीट की लंबाई को ही आप कह रहे हो 2 पाई r के बराबर, तो इस तरफ मैं लिख रखा हूं 2 पाई r, है ना। तो आपको दिख रहा है कि जो आयत की लंबाई है वही 2 पाई r के बराबर है ना। तो यहां से आपको दो चीज समझ में आया कि बेलन की जो, सॉरी, आयताकार सीट की जो चौड़ाई थी वो बेलन की ऊंचाई बन गई, आयताकार सीट की जो लंबाई थी बेलन के आधार की परिधि बन गई, है ना। यही दो चीज आपको नोट करना है। और अब आपको स्क्रीन फिर से दिखेगा, तो आप चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर स्क्रीन फिर से विजिबल होगी तो चैट सेक्शन में वाई लिख के बता दो। अब स्क्रीन दिख रही है सभी को, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यह पता है कि बेलना का, सॉरी, अब आपको यह पता है
कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, इस वाले भाग को, ये पूरा भाग हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और यह वाला भाग बना कैसे, अभी आपको कागज को मोड़ कर दिखाया गया है ना। मान लो अगर इस तरीके का एक कागज है, ठीक है, इसको आप मोड़कर एक बेलन बना देते हो, इसको मोड़कर आप एक बेलन बना दिए, क्या बना दिए, सिलेंडर बना दिए। तो आपको ये पता है कि इसकी जो भी चौड़ाई होगी, ये जो भी बी होगा, वही हमारा बेलन का ऊंचाई बन जाएगा। मतलब आप कह रहे हो बी बराबर एच हो जाता है। जो भी आयताकार शीट की लंबाई होगी, है ना, जो भी आयताकार शीट की लंबाई थी, वही घूमकर बेलन के आधार का परिधि बन जाता है। तो आप कह सकते हो ये जो 2 पाई आर है यहाँ पर, है ना, ये जो 2 पाई आर है, इसकी जो परिधि है वो लंबाई के बराबर है। तो आप कह सकते हो जो लंबाई है हमारा वो 2 पाई आर के बराबर है, अगर त्रिज्या आर के बराबर है। इतना बात क्लियर है कि आयत की लंबाई बेलन का परिधि हो जाएगा, बेलन के आधार का परिधि होगा, और आयताकार शीट का चौड़ाई बेलन का ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि इसी को मोड़कर ऐसा बनाया गया है। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको यह पता है कि बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो वक्र भाग होगा, मतलब जो आयताकार सेट का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आयत से ही घूमकर वो बना हुआ है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप क्या कह सकते हो, सी एस से यानी कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो आयत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होगा, जिस भी आयत को आप मोड़कर बेलन बनाए थे। अब आपको यह पता है कि जो लंबाई है सर, लंबाई 2 पाई आर के बराबर है ना। अभी आपको यह दिखाया गया था कि लंबाई 2 पाई आर के बराबर हो जाती है। तो लंबाई को आप लिख दोगे 2 पाई आर, है ना। और जो भी बेलन की चौड़ाई है, जो आयत की चौड़ाई है, तो आयत की चौड़ाई ही हमारा बेलन की ऊंचाई बन जाती है। तो बी एच के बराबर हो जाता है, तो बी को मैं एच लिख दे रहा हूं, है ना। तो यहां से एक फॉर्मूला आपके पास आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच, जहां पर आर आधार की त्रिज्या है, एच बेलन की ऊंचाई है। तो अगर आधार की त्रिज्या ऊंचाई आपको पता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपके पास है, काफी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया? 2 पाई आर एच कहां से आया, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के बराबर होता है। पहला फॉर्मूला यही है आपके पास, ठीक है। अच्छा, जिनका भी माइक ऑन है माइक आप बंद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मूला है ना, तो सीधे सीधे आपको समझ जाना है कि यहाँ ये फॉर्मूला आया कहां से। अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा, फॉर्मूला काफी आसान हो जाएगा, कुछ भी सीधे याद नहीं करना है ना। तो 2 पाई आर एच आ गया हमारे पास। तो जो भी अभी पढ़ाया गया वही चीज यहाँ लिख रखी है, जल्दी से इस पेज के स्क्रीनशॉट लीजिएगा, 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, या 3.14 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, अब जब आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ लिया तो एक चीज और ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। जब आप याद करो, जब आपको घन या घना पढ़ाया जा रहा था, तो जब भी आपसे लैटरल सरफेस एरिया पूछा जा रहा था, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही थी, आप क्या कर रहे थे, 4 दीवारों का क्षेत्रफल ले रहे थे, मतलब दोनों ही आधार को, मतलब नीचे वाला फर्श और ऊपर वाले छत को छोड़ दे रहे थे। तो यहां पर देखो, यहां पर भी वही चीज मिलता जुलता है। तो जब भी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हो तो इन दोनों आधार के क्षेत्रफल को आप नहीं लेते, है ना, इन दोनों ही आधार के क्षेत्रफल को नहीं ले रहे, बस वक्र भाग को ले रहे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसको हम लैटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही सेम चीज होती है ना। तो किसी भी बेलन में सी एस ए लिखा जाए या एल एस ए लिखा जाए, दोनों ही सेम चीज होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाए या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाए, तो कभी आपसे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कैलकुलेट करोगे, है ना। लैटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूछा जा रहा है ना। तो किसी भी बेलन के लिए सी एस ए और एल एस ए दोनों ही सेम होती है। इतना क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सी एस ए एल एस ए सेम होता है बेलन के लिए, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले टॉपिक में हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो बेलन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है,
तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया काफी आसान हो जाता है खुद ब खुद। देखो कैसे, आप बोलोगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को तो टीएसए कहते हैं, है ना, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। आप बोलोगे सर बेलन का टोटल सरफेस एरिया करने का क्या मतलब हुआ, उसके वक्र भाग का क्षेत्रफल तो लेंगे ही, ये वाला भाग का तो क्षेत्रफल लोगे ही, इसके साथ क्या करोगे, इन दोनों आधारों के क्षेत्रफल को आप ऐड कर दोगे, इन दोनों ही आधार के क्षेत्रफल को ऐड कर दोगे। दोनों ही आधार का क्षेत्रफल ऐड करने का मतलब क्या हुआ, दो सर्कल का एरिया ऐड कर रहे हो, दो वृत्त का एरिया ऐड कर रहे हो, है ना। तो यहां से आपको यह पता चल रहा है जब भी आपसे टीएसए पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछी जाएगी, तो आप क्या करोगे, आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी सीएसए, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ लोगे, उसमें एक नीचे वाला आधार को जोड़ोगे, नीचे वाले वृत्त के एरिया को जोड़ोगे, पाई आर स्क्वायर लिखा, नीचे वाले अगर त्रिज्या आर है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। अब आपको पता है नीचे वाला आधार और ऊपर वाला आधार बिल्कुल एक जैसा होता है, तो नीचे वाले क्षेत्र आधार का क्षेत्रफल अगर पाई आर स्क्वायर है तो ऊपर वाले आधार का भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल को बस ऐड कर दिया कर्व्ड सरफेस एरिया में, है ना। तो यहां से टीएसए का फॉर्मूला क्या आएगा, देखो इसको सोल्व करते जाएंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा 2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर, इतना क्लियर है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से आप आगे अगर बढ़ोगे तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 2 पाई आर एच, है ना, और एच को मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, अभी आपको यह समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं लिख रहा हूं 2 पाई आर स्क्वायर को, आप ये बताइए आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख सकते हो, 5 स्क्वायर को 5 इंटू 5 लिख सकते हो, 6 स्क्वायर को 6 इंटू 6 लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर को मैं 2 बार लिख रहा हूं, ठीक है, एक बार आर लिख रहा हूं ब्लू कलर से, एक बार आर लिख रहा हूं लाल कलर से, है ना। अब देखो यहां से ये आपको मिल रहा है, इन दोनों में देखो यहां भी 2 पाई आर दिख रहा है, यहां भी 2 पाई आर दिख रहा है, तो यहां से अगर हम 2 पाई आर को कॉमन ले लें, है ना, 2 पाई आर को कॉमन ले लें तो आपको क्या दिखेगा, ब्रैकेट में दिखेगा यहां पर h प्लस आर। तो ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। किया कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ध्यान दीजिएगा कभी भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो सर्कल का एरिया को जोड़ दोगे जिसकी त्रिज्या आर है ना। तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, उसको सोल्व किया, कॉमन लिया तो हमारे पास आया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो यही हमारे पास फॉर्मूला बन गया, है ना। तो दो फॉर्मूला अब तक आपने सीखा, एक सीएसए का कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, एक टीएसए का यानी टोटल सरफेस एरिया का। तो ये दोनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख के बताइए, ठीक है। अगर इतना हो गया तो लिख के बताइए चैट सेक्शन में, फिर आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी बेलन का अगर आपको त्रिज्या दी गई हो, ऊंचाई दिया गया हो, तो आप यहां से आप उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता सकते हो, टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बता सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं, तो इस पेज के भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टीएसए का फॉर्मूला बस यहाँ पे लिखा गया है ना। तो किसी भी बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उसमें आयताकार शीट का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लेते ही हैं, उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, दो वृत्ताकार आधारों के क्षेत्रफल को बस ऐड कर देते हैं। यही समझाया गया आपको, है ना। चलिए, तो अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है, दो फॉर्मूला समझ में आ गया, तो इसी पे आधारित अभी क्वेश्चन करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप सभी को पोल सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। सभी लोग सोल्व करेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूँ। एक धातु की चादर दी गई है, इसको मोड़कर, ठीक है, धातु के चादर को मोड़कर एक बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। उस सिलेंड्रिकल टैंक की, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई 3 मीटर है, त्रिज्या 0.5 मीटर है ना। तो आप कह सकते हो ऊंचाई 3 मीटर है, त्रिज्या 0.5 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे टंकी को बनाने में कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो बताइए चादर की कितनी आवश्यकता होगी, चादर का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन में साफ दिया रखा है कि जो भी टंकी है
बंद टंकी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये टंकी बंद टंकी है, यानी क्लोज्ड टैंक है ना, क्लोज्ड टैंक है। मतलब जो भी आप इस तरीके से टंकी बनाओगे, टैंक बनाओगे, तो इसमें वक्र भाग तो होगा ही, है ना, एक दीवार तो होगी सिलेंड्रिकल शेप में। इसके निचले आधार पे तो आप धातु की चादर लगाओगे ही लगाओगे, क्योंकि ये एक टैंक है ना, टैंक है तो नीचे में तो आप लगाओगे ही धातु की चादर। और क्योंकि ये बंद है इसलिए ऊपर की तरफ भी चादर लगा हुआ है ना, तो दोनों ही तरफ से ये बंद टंकी है। तो आप देखिए इसमें कितनी चादर की आवश्यकता होगी। चलिए अब आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। तो अगर ऊंचाई दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है, तो आप बेलन का कुछ भी निकाल सकते हो, काफी आसान है, सीधे सीधे फॉर्मूला ही यूज करना है। अब यहाँ पर डाउट आपका ये उठेगा कि सर मैं सीएसए निकालूं या टीएसए निकालूं, है ना। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इसका आंसर। तो ये आपको खुद डिसाइड करना है ना। यही आपसे पूछा जा रहा है, आप खुद सोचो कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करोगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करोगे। अगर बोला जा रहा है कि ये बेलन दोनों ही तरफ से बंद है, वक्र भाग में तो लगाया ही गया है चादर, निचले और ऊपरी भाग में भी चादर लगाया गया है, तो आप देखिए क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, कुछ लोगों के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। चलिए सभी को ट्राई करना है, ठीक है, जितने बच्चे हो सभी लोग ट्राई करें। आराम से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप क्या कैलकुलेट करोगे। चलिए 20 सेकेंड और रुकेंगे, 20 सेकेंड और है आपके पास, ठीक है। अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से ट्राई करें और आंसर करें। 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड, ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड्स और है, आखिरी 10 सेकेंड और है। 8 सेकेंड, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और अब आपका चैट सेक्शन ओपन है। चलिए अब समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसी क्वेश्चन को एक नए पेज पे लिख ले रहा हूं। अब देखो क्या बोला गया। एक धातु की चादर से 3 मीटर ऊंची और 0.5 मीटर त्रिज्या के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जा रही है। तो बंद टंकी की बात की जा रही है ना। तो यहां पर आप कह सकते हो
ऊंचाई h का मान कितना दिया गया है, h का मान 3 मीटर दिया गया है, ठीक है। त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया गया है, तो r का मान 0.5 मीटर दिया गया है। त्रिज्या और ऊंचाई पता है, किस चीज की त्रिज्या और किस चीज की ऊंचाई दी गई है, तो एक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या और ऊंचाई दी गई है ना। तो हम कह सकते हैं ये ऊंचाई h दिया गया, ये त्रिज्या r दी गई है। अब एक धातु की चादर से ऐसा टंकी अगर बनाया जा रहा है, तो आप कह सकते हो बंद टंकी जब बनाओगे तो इसके वक्र पृष्ठ पे तो चादर लगाओगे ही, इसके निचले आधार पर भी चादर लगाओगे, और इसके ऊपरी भाग पे भी चादर लगाओगे, मतलब सभी तरफ आप चादर लगा रहे हो। तो यहाँ पर आप बताइए, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे या कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करोगे, ये बताइए। टी एस से हमारा आंसर होगा या Yes, एल एस से होगा, तो आप बोलोगे सर टी एस से मतलब जो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि दोनों ही आधारों के भी क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ रहा है। तो जब दोनों ही आधार का क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना। तो जो भी इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया होगा, जो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, उतने ही चादर की आवश्यकता होगी, है ना, उतनी ही चादर की आवश्यकता होगी। तो टीएसए का क्या फॉर्मूला है, टीएसए के लिए आप कहते हो 2πr और h प्लस आर, यही फॉर्मूला है। तो इसमें सभी मानों को आप भर दो, तो 2 के जगह पर तो 2 ही रखोगे, पाई के जगह पर आप 22/7 रखोगे, है ना, पाई के जगह पर 22/7 रखा, आर के जगह पर क्या रखा, आर के जगह पर 0.5 रखा, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रैकेट में h है यानी ऊंचाई है, तो ऊंचाई आपको दिख रहा है 3, ठीक है। फिर से r है और यहाँ पर 0.5 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इन दोनों को आप जोड़ो, 3 में 0.5 को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3.5 मिलेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 2 गुना 22/7 गुना 0.5 गुना 3.5, 3 को 0.5 से जोड़ दिया, 3.5 मिल गया। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको ये पता है, अगर मैं कहीं पर लिख दूं 1.2, 1.2, तो इसको आप कैसे लिखते हो, इसको आप लिख सकते हो 12/10। क्या किया, एक डेसिमल को हटा दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट था तो इस डेसिमल को हटा दिया, नीचे में एक शून्य लगा दिया, 10 लिख दिया। अगर लिखा रहता 5.23, है ना, 5.23, तो आप यहाँ पर लिखोगे 523, और देखो दशमलव के बाद अगर 2 जीरो है तो यहाँ पर 100 लिख देते हैं, है ना, तो ये शून्य पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करते हो। तो 0.5 को, इस वाले को देखो 0.5 में इसमें पॉइंट को हटा रहा हूं, तो नीचे में 10 लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसका मतलब है कि पॉइंट हट गया वहां से, ठीक है। 3.5 जो है, 3.5 में से भी इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं, तो यहां पर नीचे में आपको 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक बार शून्य लगा दिया, 10 लिख दिया। अब यहां पर जो भी लिखा है इसको आपको खुद से सोल्व करना है, काटना है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिएगा, जहां पर भी कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। अगर मैं 5 को 10 से काटू, है ना, 5 से 10 को काटू तो 2 बार में कटेगा, ठीक है, 5 गुना 2 10 हो गया। इस 2 से ये देखिएगा, ये वाले 2 को इस वाले 2 से मैं काट दिया, ठीक है, इतना कट गया। उसके बाद ये जो 7 दिख रहा है, यहां पर देखो 7 दिख रहा है, ऊपर में 35 दिख रहा है, तो 7 से अगर मैं 35 को काटू तो कितना बार में कटेगा, आपको पता है 7 × 5 = 35 होता है, 7 गुना 5 35 होगा। तो 7 से अगर मैं 35 को काटू तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ 5 दिखा और नीचे में 10 दिखा, तो 5 को अगर मैं 10 से काटू, है ना, 5 से अगर मैं 10 को काटू तो 5 से 10 कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब सिर्फ 2 नंबर दिख रहे हैं, सारे नंबर कट गए, बस 22 और 2 दिख रहा है। अब यहां से हमें मिला 22/2, है ना, 22/2, और 22 को अगर मैं 2 से काटू तो कितने बार में कटेगा, आप कह सकते हो 11 बार में कटेगा, है ना। तो यहां से आंसर आ जाएगा 11, और सभी इकाई देखो मीटर में दिया गया है, तो आपका आंसर मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर में आंसर आएगा। तो आंसर होगा 11 मीटर स्क्वायर। ये बताइए क्लियर है इतना, ये सारी चीज अगर क्लियर है तो बताइए, इतना क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है, अगर ये कैलकुलेशन आप ध्यान से कर लोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। तो आंसर, हाँ, ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सही आंसर, तो ऑप्शन ए में दिया गया था 11 मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, डी गलत था, है ना, ये सभी गलत थे। ये क्लियर है सभी का, इतना समझ में आया तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो 11 मीटर स्क्वायर चादर की आवश्यकता होगी, जितना भी उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वहीं पर चादर लगाएंगे ना, तो जितना भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही उसका चादर की आवश्यकता होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहां पर बोला गया है
एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है ना, इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, मतलब रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर है। किसी खेल के मैदान को समतल बनाने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए, और वो भी वर्ग मीटर में बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूं, फिर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बोला गया कि रोलर किस आकृति का है, क्योंकि आपको पता है कि रोलर हमेशा एक सिलेंडर के आकार का होगा, बेलन के आकार का होगा, है ना। रोड पे आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का रोलर होता है। ठीक है, इस प्रकार का रोलर होता है। अब इसकी व्यास दी गई है 84 सेंटीमीटर, मतलब इस बार त्रिज्या नहीं दिया गया, व्यास दिया गया है 84 मीटर। तो यहां से आप त्रिज्या तो आप बड़ा आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। त्रिज्या तो आप पहले कैलकुलेट कर लोगे, व्यास को आधा कर दोगे। अब यहां पर दिया गया है रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, मतलब ये लंबाई। तो आपको पता है अगर ये 120 सेंटीमीटर है, रोलर की जो लंबाई होगी वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो आप कह सकते हो जो ऊंचाई है सर, ऊंचाई ही 120 सेंटीमीटर दिया गया है बेलन की लंबाई लिख के, रोलर की लंबाई लिख के। अब अगर ये एक चक्कर किसी मैदान में रोलर से क्या करते हैं, मैदान को समतल करते हैं, तो एक चक्कर में तो कोई बड़ा सा मैदान समतल होगा नहीं, तो इसको समतल करने के लिए टोटल 500 चक्कर लगाने पड़ रहे। तो आपको ये बताना है कि बेल कितना खेल का मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो खुद से ट्राई कीजिए। देखिए एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल लगेगा, तो 500 चक्कर में कितने क्षेत्रफल लगेंगे, वही खेल का मैदान का क्षेत्रफल होगा। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कर लेना है। ट्राई कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर बेलन का व्यास दिया गया है, त्रिज्या आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एक चीज यह भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सभी इकाई देखिए सेंटीमीटर में दिया गया है, यहां पर कुछ गलती लिखा गया है। 84 सेंटीमीटर दिया गया है ना, मीटर नहीं दिया गया था, सेंटीमीटर दिया गया था। तो 84 सेंटीमीटर है। और क्षेत्रफल देखो आपसे पूछा जा रहा है वर्ग मीटर में, मीटर स्क्वायर में पूछा जा रहा है ना। तो ये देखिएगा मीटर स्क्वायर वाला आंसर होना चाहिए। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल आपसे वर्ग मीटर में पूछी जा रही है, यह भी क्वेश्चन में साफ लिख रखा है, जबकि सभी चीज लंबाई या ऊंचाई या व्यास सेंटीमीटर में दिया गया है। तो अगर आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, वेरी गुड, आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, अगर सोल्व कर लिया तो पोल सेक्शन में भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इस बार काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ठीक, तो जो भी आपका आंसर है पोल सेक्शन में ट्राई जरूर करना है। ठीक है, कोशिश जरूर करिएगा कि आप आंसर करो। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मीटर स्क्वायर में आंसर पूछा जा रहा है ना। अच्छा यश के नाम से जो बच्चे, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, अपना माइक आप बंद कर दो प्लीज। ठीक है, माइक नहीं ऑन करना। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, फिर पोल को एंड करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 20 सेकंड और है आपके पास। 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। तो आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से जाए आंसर करें। 10 सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड्स। 5 सेकंड, ठीक है, 5 सेकंड और है। 5,
4 3 2 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब समझते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसी क्वेश्चन को मैं एक नए पेज पे बना दे रहा हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक नए पेज पे लिख ले रहा हूं। अब ध्यान से देखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। एक रोलर का व्यास दिया गया है। आपको पता है रोलर सिलेंड्रिकल होता है, बेलन के आकार का होता है ना। तो इसका व्यास अगर 84 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आप कहते हो कि जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं उसमें त्रिज्या की काम पड़ती है ना, त्रिज्या की जरूरत होती है। तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, 84 को आप 2 से भाग लगा दोगे, व्यास का आधा होता है ना। तो आपको होगा 42 सेंटीमीटर होगा सर त्रिज्या। तो रोलर का जो त्रिज्या होगा वो 42 सेंटीमीटर होगा। इतना क्लियर है। अब रोलर की, मान लो इस तरीके का अगर रोलर है, तो रोलर की जो भी लंबाई होगी 120 सेंटीमीटर, वही उसकी ऊंचाई हो जाएगी बेलन की, है ना। तो बेलन की ऊंचाई भी यहां पर दिया गया है, सीधे सीधे ऊंचाई दिया गया है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बेलन की ऊंचाई पता चल गई, बेलन का त्रिज्या पता चल गया। अब देखिए यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि कोई भी बेलन को आप अगर, कोई भी रोलर को आप इमेजिन कर लो, आप अगर उसको अपने टेबल पर, है ना, आप उसको अगर लुढ़काते हो, है ना, बेलन को अगर रोल करते हो, तो उसका जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, जो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वही टेबल पर आता है ना, वही टेबल पर आएगा। मतलब एक चक्कर में आपको यह ध्यान दीजिएगा कि कोई भी बेलन एक चक्कर जब भी लगाता है ना, इसको अपने कॉपी में भी नोट करके रखिए, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करता है। तो एक चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल वो तय करेगा कोई भी बेलन, वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के ही बराबर होता है, यानी वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो क्या समझा, एक चक्कर में किसी भी बेलन द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, जितना भी क्षेत्रफल तय करेगा वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो अभी मैं अब अपना स्क्रीन फिर से रोक रहा हूं, अभी फिर से मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लो अगर मैं एक बेलन ले लूं, ठीक है, इस तरीके का मेरे पास एक बेलन है, बेलनाकार वस्तु है, इस तरीके का एक डब्बा है ना। ये डब्बा सभी को दिख रहा है, ये बेलन के आकृति का। देखो यहाँ भी एक वृत्त है और इधर भी एक वृत्त है, और यह हमारा वक्रीय भाग है। तो अगर मैं इसको अपने हाथ पर, देखो अपने हाथ पर अगर इस तरीके से इसको रोल करूं, तो जब भी ये एक चक्कर इसका पूरा होगा, तो देखो ये वाला जो भाग है जिसको आप वक्रीय भाग कहते हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हो, यही हमारा ग्राउंड के साथ या मेरे हाथ के साथ लग रहा है। तो एक चक्कर में ये कितना क्षेत्रफल तय करेगा, एक चक्कर जैसे ही ये लगाएगा, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी होगा उतना ही दूरी ये तय करेगा, उतना ही क्षेत्रफल तय करेगा। तो यहां से सीधे सीधे क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी बेलन द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये फिर से मेरी स्क्रीन दिखेगी तो वाई लिख के बताइएगा। ठीक है, तो एक चीज ये समझ में आया कि एक चक्कर जो होता है, एक चक्कर में लगाया गया तय किया गया क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो आप देखो कि एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल तय करेगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप कैलकुलेट करोगे 2 पाई RH करोगे, ये फॉर्मूला था आपके पास। तो 2 के जगह पर तो 2 ही रखा, पाई के जगह पर आप 22/7 लिखोगे, पाई के जगह पर 22/7 लिख दिया, R के जगह पर आप 42 लिखोगे, और H के जगह पर कितना लिखोगे, H के जगह पर 120 लिखोगे, है ना। इनको अगर सोल्व करोगे तो आपको देखो 7 से कटता हुआ दिखेगा 42 6 बार में। ठीक है, इसको सोल्व किया तो हमको मिल रहा है 22 गुना 2 44 44, और 12 गुना 6 72, यानी 720। इन दोनों को गुना करोगे, 44 को 720 से गुना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3168, ये 31,680 मिलेगा, 31680 इतना मिलेगा। ठीक है, ये अगर आपने सोल्व किया होगा तो आपको मिला होगा 31,680। ठीक है, 31,680 मिला, 44 गुना 720 किया। मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि एक चक्कर अगर कोई बेलन लगाएगा, ये रोलर लगाएगा, तो 31,680 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर वर्ग क्षेत्रफल तय करेगा, क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई थी। ठीक है, अब क्या एक चक्कर में ये पूरा ग्राउंड समतल हो जाता है क्या, पूरा मैदान समतल होता है क्या, तो एक चक्कर में नहीं होता। कितना चक्कर लगाने पड़ते हैं, 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक चक्कर में अगर इतना क्षेत्रफल तय कर रहा है, तो 500 चक्कर में कितना तय करेगा, तो 500 चक्कर में
जितना क्षेत्रफल महाराज तय जब करेगा उसी को आप 5 से गुना कर दोगे। एक चक्कर में जितना भी क्षेत्रफल तय कर रहा है उसमें 5 से आप गुना कर दोगे। किरण के नाम से जो है बच्चों अपना माइक आप बंद कर दो प्लीज, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करोगे, 31,680 में 5 से गुना कर दोगे, है ना। तो 500 गुना 31,680 यही करोगे ना। इतना करने पे जो भी आएगा वही 500 चक्कर में लगाया गया क्षेत्रफल होगा, उतना ही तय क्षेत्रफल होगा और वही मैदान की क्षेत्रफल हो जाएगी, है ना। तो 500 गुना 31,680 करोगे तो आपको ये कैलकुलेट जब करोगे तो आपको मिलेगा 1584 और 1 2 3 4 शून्य मिल जाएंगे। अगर आपने सोल्व किया होगा तो इतना मिलेगा, है ना। 1584 के बाद 4 शून्य मिल रहे हैं, है ना, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ये आपका आंसर नहीं हो रहा है 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको जो भी क्षेत्रफल बताना मीटर स्क्वायर में बताना, वर्ग मीटर में बताना, जबकि हमारा आंसर अभी तक जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है ना। 1584 इतना 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 500 चक्कर में जो भी बेलन रोलर है वो इतना ही क्षेत्रफल तय करेगा और यही मैदान की क्षेत्रफल हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम लिखे 1584 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा अभी तक मैदान का क्षेत्रफल आया है, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। अब इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्जन आपको सिखाया गया है ना, कन्वर्ट करने के लिए आपको सिखाया गया। तो आप बोलते हो सर अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलनी हो, अगर लंबाई को सेंटीमीटर से मीटर में बदलना हो तो आप क्या करते हो, 100 से भाग लगा देते हो, है ना। मैं 100 से भाग लगा दूंगा, ठीक है। लेकिन क्षेत्रफल के लिए आपको ये सारी चीज सिखाई गई थी कि इकाई अगर वर्ग हो जाता है तो इस बार 100 से नहीं भाग लगाते, 100 के वर्ग से यानी 10,000 से भाग लगा देते हैं। यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ पर 4 शून्य आ जाते हैं, तो 10,000 से भाग लगा देते हैं। तो ये 1584 के बाद 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो लिखा हुआ है, इसको अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या करोगे, 1584 1 2 3 4 लिख के इसको 10,000 से भाग लगा दोगे और इतना ही मीटर स्क्वायर लिखोगे, है ना। तो 4 शून्य तो आपको ऐसे ही कट जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आया, 1,000। सर 10,000 से क्यों दिया हमने, क्यों किया डिवाइड? 10,000 से इसलिए किया क्योंकि आपको ये सिखाया गया था कि अगर लंबाई को सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर देखो छोटा इकाई है, मीटर एक बड़ा इकाई है, तो लंबाई को अगर सेंटीमीटर से मीटर में बदलना होता है तो 100 से भाग देते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल की आप बात करो, एरिया को आप कन्वर्ट करते हो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर, इस बार आप 100 से नहीं भाग देते, 100 के वर्ग से भाग देते। तो 100 का वर्ग करोगे तो 100 गुना 100 आएगा यानी 10,000 आएगा, है ना। तो इसलिए 10,000 से भाग दिया, है ना। तो एरिया को कन्वर्ट करने के लिए एक सिखाया गया था सेपरेट एक क्लास में कि एरिया का जो यूनिट होता है उसको किस तरीके से आप कन्वर्ट करते हो, है ना। तो ये सारी चीज पहले ही सिखाई जा चुकी है, ठीक है। 10,000 से क्यों भाग दिया गया, फिर भी आपको यह ध्यान रखना है कि लंबाई में 100 से भाग देते हैं सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करने के लिए, क्षेत्रफल में 100 के वर्ग से, सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में जाना हो तो 10,000 से भाग दे देते हैं, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। देखो ऑप्शन बी में भी 1584 ही लिखा हुआ है, 1584 ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए हमारा आंसर ये गलत था, ठीक है। और बाकी सभी गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर था। ये क्लियर है? हाँ पूछिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वाई लिख के बताइए, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास आज का। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसी भी बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसके बाद बोला गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का व्यास बताइए, है ना, बेलन के आधार का व्यास बताइए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर त्रिज्या नहीं पूछी जा रही, आपसे व्यास पूछा जा रहा है। तो पहले आप त्रिज्या कैलकुलेट करोगे, उसको दोगुना करोगे तब व्यास आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको दिख रहा होगा, लंब वृत्तीय बेलन। तो बेलन अभी के लिए आप यही समझो कि जो बेलन होता है लंब वृत्तीय बेलन होता है, क्योंकि लंब वृत्तीय बेलन ही आपको पढ़ना है, ठीक है। बेलन 2 तरह के होते हैं लेकिन आपको लंब वृत्तीय बेलन ही पढ़ना है। तो अगर बेलन लिखा जाए तो उसको आप लंब वृत्तीय बेलन ही समझिएगा, ठीक है। आपके सिलेबस में वही है, चलिए ट्राई कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको ऊंचाई और त्रिज्या देके ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस बार आपसे ऊंचाई दिया गया है ना, ऊंचाई का मान आपको दिया गया 14 सेंटीमीटर,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कर्व्ड सरफेस एरिया का मान दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे बेलन के आधार का व्यास पूछा जा रहा है ना, डायमीटर पूछी जा रही है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। कि व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगी। इस क्वेश्चन के बाद होमवर्क नोट करेंगे, है ना। ठीक है, आपने सोल्व कर लिया। ठीक है, पोल सेक्शन में अब आंसर दे दे। ठीक है, अगर सोल्व कर लिया तो वेरी गुड। तो यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे त्रिज्या और ऊंचाई देकर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है, बेलन की ऊंचाई दी गई है और आधार का व्यास पूछा जा रहा है, डायमीटर ऑफ बेस पूछी जा रही है। तो पहले तो आप त्रिज्या यानी रेडियसन कैलकुलेट करोगे, उसके बाद व्यास कैलकुलेट करोगे। चलिए 15 सेकंड्स और रुकते हैं। ठीक है, आखिरी 15 सेकंड और है, तो जल्दी से सॉल्व करना है और आंसर करिए। ठीक है, 15 सेकंड्स और। 10 सेकंड और, 10 सेकंड्स और आखिरी के। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए अब इन सारी चीजों को समझते हैं। देखो ये मैं सारी चीजों को मिटा के देखो लिख रहा हूं, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है ना, साफ दिख रहा है। ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा यहाँ काफी लोगों के आंसर ऑप्शन बी आए हैं, तो देखते हैं कि ऑप्शन बी ही सही उत्तर है या गलत है ना। तो एच का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हो यानी CSA कहते हो, तो CSA का मान दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले आप क्या करते हो, जो भी दिया गया उसे आप लिख लेते हो, है ना। अब क्या करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखोगे। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला था 2πRH के बराबर, है ना। 2πRH, अगर त्रिज्या r है ऊंचाई h है, तो मान लिया कि जो भी बेलन है उसकी त्रिज्या r है अगर, तो 2πRH वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसी का मान 88 के बराबर दिया गया, 88 के बराबर दिया गया। यहां से आप सभी के मानों को डालोगे, 2 के जगह पर 2 ही रखोगे, पाई के जगह पर आप 22/7 रखोगे। ठीक है, r हमें त्रिज्या नहीं पता, है ना, बेलन की त्रिज्या हमें नहीं पता, तो r के जगह पर r ही रख दिया। h का मान 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 14 के जगह पर h के जगह पर 14 रख दिया। ठीक है, और ये 88 के बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहां से दिख रहा है कि 14 है और 7 है, 7 से मैं 14 को तो काट सकता हूं, ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, यहां से r का मान कितना आएगा, ये 88 के नीचे क्या क्या नंबर्स आएंगे, एक बार ये वाला 2 आया, 2 लिख दिया। ये एक बार ये 22 आया, तो यहाँ पर 22 लिख दिया। और ये एक बार जो 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, इसको आप सोल्व करो, तो यहां से आएगा 2 से 88 को मैं काटूंगा तो 44 बार में कटेगा। फिर 2 से काटोगे 44 को तो 22 बार में कटेगा। और ये 22 से 22 कट के यहाँ पर क्या आया, 1 सेंटीमीटर आया। अब ये हमारा आंसर होगा क्या, यही हमारा आंसर होगा या हाँ या ना, ये बताइए। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप त्रिज्या बता रहे हो कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के बराबर है, जबकि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, आपसे बेलन के आधार का व्यास पूछा जा रहा है ना। मैं कई बार आपको बता रहा था कि डायमीटर पूछी जा रही है ना। तो डायमीटर क्या होगा, व्यास जो होगा 2 × r, है ना, त्रिज्या को 2 गुना करोगे तो यहां से 2 सेंटीमीटर आएगा।
है ना। अब समझ में आया, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो बताइए, इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है, तो आपको दो एक्सरसाइज कर लेने हैं, एक्सरसाइज 5.1 और 5.2। ठीक है, ये दो एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं।